नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार बताइए सभी लोग। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और ये भी बताएंगे कि कहां तक हमारी बात हो गई थी, यानी कि कहां से चीजों को शुरू करना है। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, हर्ष भाई नमस्ते भाई। हर्ष, आलोक भाई हैं, एकदम बढ़िया हूं भाई। आलोक केजीएस यूजर, राधे राधे। अवनीश कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को नमस्कार। संख्या जो है साथियों कम है, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। ठीक है, सुधीर कुमार जी हैं, जय हिंद सुधीर भाई। सोनम राज नमस्ते, नेहा पांडे गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। कैसे हो सभी? चलिए, प्रिया निषाद हैं, अभिषेक प्रजापति जय हिंद भाई, अभिषेक भाई, सारिका जी नमस्ते, शिखा पांडे, अवनीश कुमार जी गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। कहाँ तक की बात हो गई थी, किस नदी की बात चल रही थी, एक बार बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं और ठीक है इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नेहा पांडे जी बिल्कुल भाई, अच्छा हिंदी पढ़ रहे हैं सभी, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, आलोक भाई हैं, चलिए तो सभी को नमस्कार भाई। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हमने साथियों जो है गंडक नदी की बात शायद करी थी हमने। ठीक है, कौन सी नदी की बात करी थी हमने? गंडक नदी को हमने डिस्कस किया था। और ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है तो इनको खत्म करते हैं, इनकी जो थ्योरी है उसको देखते हैं, फिर मैप वगैरह पे क्वेश्चंस के माध्यम से सभी को देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कल जिनका आरओ का एग्जाम है उनके लिए मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। और है ना, मेरी भी साथियों उसमें क्लासेस मतलब चल रही थी यूपी जेके की, तो थोड़ा सा उसको लेके भी प्रेशर वगैरह था कि इस वजह से थोड़ा सा मतलब चीजें समय में इसमें कम दे पा रहा था, लेकिन अब क्योंकि उधर से फ्री है तो इधर अब पूरा समय दिया जाएगा, अच्छे से चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए, मैंने गंडक परियोजना के बारे में बताया था क्या आपको कि जो हमारी गंडक नदी है, जो हमारी गंडक नदी है साथियों, इस पर कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना है। ठीक है, गंडक नदी पर, यानी कि जो हमारी गंडक रिवर है, ठीक है, गंडक रिवर जो है साथियों, इस पर क्या है? तो इस पर हमें गंडक परियोजना देखने के लिए मिलती है। कौन सी परियोजना है इस पर? तो इस पर साथियों गंडक परियोजना देखने के लिए मिलती है। कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना, यानी कि गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, गंडक प्रोजेक्ट जो है साथियों वो इस पर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो गंडक प्रोजेक्ट है साथियों, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, तो इसी नदी पर एक परियोजना है गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना बनी हुई है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है? तो वो इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि ये जो परियोजना है साथियों, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी कि ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना ये हो जाती है। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना जो है साथियों हमारी कौन सी होगी? तो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना हो जाती है, यानी कि ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है? ज्वाइंट साथियों प्रोजेक्ट ये हो जाता है, तो इंडिया एंड नेपाल का। ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ये होगा किसका साथियों? तो इंडिया का और किसका? तो नेपाल का। और किसका साथियों? तो नेपाल का। ये संयुक्त परियोजना हमें देखने के लिए मिलती है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट ये होगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट ये होगा कि ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना हो जाती है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना साथियों हो जाती है। क्लियर हुई बात? तो ये भी बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश तथा बिहार का। महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, है ना, और ये सिद्धार्थनगर हो गया, ये जो जिले हैं वो इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ये जो जिले हैं साथियों, ये जिले इस परियोजना से क्या होते हैं? ये इस परियोजना से सिंचाई के लिए साथियों फायदा लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं अगली नदी पर, और अगली जो हमारी नदी होगी साथियों उसको हम देखते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी नदी होगी उसको हम देखते हैं। क्लियर? तो ये
मैंने बताया भी था कहां से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और क्या इसके कंसेप्ट हो जाते हैं। अब देखिए अगली जो नदी होगी साथियों हमारी, वो नदी होगी शारदा नदी। कौन सी नदी होगी? वो नदी होगी साथियों शारदा नदी। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाएंगे शारदा नदी। अगली हेडिंग लगाएंगे साथियों कौन सी? तो वो लगाएंगे शारदा नदी। शारदा नदी है ना भाई, शारदा रिवर। शारदा रिवर जो है साथियों वो हमारी अगली हेडिंग हो जाती है। अगर हम शारदा रिवर की बात करते हैं तो समझिए इसको साथियों काली नदी या फिर महाकाली नदी भी इसको कहा जाता है। यानी कि इस नदी के अन्य नाम क्या हैं? इस नदी के अन्य नाम है ना क्या हो जाएंगे? तो इस नदी के जो अन्य नाम है, ठीक है, इस नदी के जो अदर नेम है साथियों वो क्या है? तो इसको काली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको साथियों? काली नदी, काली नदी, या फिर इसको महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको साथियों महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि काली और महाकाली नदी इसको कहा जाता है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे यहां पर तो समझिएगा, है ना, क्यों कहा जाता है काली नदी इसको? क्योंकि ये नदी जहां से गुजरती है उत्तराखंड में, वहां एक मंदिर है काली माता का मंदिर नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उसी मंदिर के पास से या वो इसी नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसको काली माता के मंदिर के काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है, यानी कि ये जो नदी है इसका ओरिजिनेट कहां से होता है, तो वो समझिए, है ना, ये कहां से ओरिजिन होती है, कहां से इस नदी का उद्गम हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब हम इसके उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, है ना, पिथौरागढ़ जिला है और स्थान कौन सा है साथियों? काला पानी। कौन सा स्थान है? काला पानी, है ना, नामक स्थान से यह नदी निकलती है। काला पानी नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम साथियों होता है। काला पानी नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक, है ना भाई? काला पानी विवाद किसके साथ है? हमारा भारत और नेपाल के साथ है। सोगोली संधि किसके साथ है? भारत और नेपाल के साथ हुई थी। ठीक है, लिम्पिया धुरा जो विवाद है वो सब नेपाल के साथ ही हमें देखने लेते हैं। यानी तीन प्रमुख मुद्दे, ठीक है, तीन प्रमुख मुद्दे जो हैं साथियों। नहीं देखिए, ये मैनपुरी में नहीं बहती, है ना, मैनपुरी में ये नदी नहीं बहती, क्योंकि मैनपुरी जो है वहां पर ये नदी नहीं बहती है ना, बिल्कुल ये वो नदी नहीं है भाई, है ना। ठीक है, मैनपुरी वाली ये नदी नहीं है, ध्यान रहे। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो समझिएगा, ठीक है, समझना भाई, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहां पर देखना है कि ये नदी जो है साथियों कहां से निकलती है? तो ये काला पानी से निकलती है। कहां से निकलती है? काला पानी नामक स्थान से इस नदी का जो है वो उद्गम हो जाता है। अब यहां पर सवाल ये है कि देखिए, एक नदी है जिसको हम गौरी गंगा के नाम से कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको हम गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। एक ग्लेशियर आपने सुना है, मिलाम ग्लेशियर। कौन सा? मिलाम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है साथियों? मिलाम ग्लेशियर। अगर आपने ग्रेटर हिमालय को ठीक से पढ़ा होगा तो ग्रेटर हिमालय में एक ग्लेशियर आता है मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर से सोगोली संधि, लिम्पिया धुरा का जो मुद्दा है वो, और काला पानी का जो डिस्प्यूट है वो, ये तीनों नेपाल के साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी को गौरी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। समझना ध्यान से, इसके नाम की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके नाम की बात कर रहा हूं कि मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? गौरी गंगा। और इसी गौरी गंगा नदी में एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है शारदा। क्या नाम है? शारदा नदी। क्या नाम है साथियों उसका? शारदा नदी उसका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका? शारदा नदी। या फिर अगर हम इसको नाम यहां पर शारदा नदी ना दें तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, काली नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? काली नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? काली नदी इसको यहां पर आकर मिलती है। अब समझना कि ये दोनों कहां पर मिलती है, तो एक स्थान पड़ता है जौलजीवी। कौन सा स्थान है? जौलजीवी नामक स्थान है। ये जौलजीवी स्थान कहां पर है? उत्तराखंड में।
और उसके बाद ये नदी मैदान में आती है। कहां आती है? ये मैदान में आती है। जैसे ही ये मैदान में आती है इसका नाम क्या हो जाता है? शारदा इसका नाम हो जाता है। तो उत्तराखंड से ये बहती हुई आ रही है। उसके बाद साथियों ये जो नदी है, ये जो नदी है हमारी, ये नदी कहां जाती है? तो ये नदी पीलीभीत जिले से, पीलीभीत जिले से, पीलीभीत जिले से साथियों एंटर करती है। कहां पर? यूपी में। कहां पर एंटर करती है? यूपी में। तो यह सवाल भी पूछा गया है कि जो शारदा नदी है वो किस जिले से यूपी में एंटर करती है? तो वो साथियों हमारी एंटर करती है पीलीभीत जिले से। क्लियर हो गई बात यहां तक? अरे बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा, तो देखो गौरी गंगा, शारदा और काली नदी एक ही नदी का नाम है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मैंने बता दिया है कि कैसे ये शारदा कहलाई, कब ये काली नदी कहलाई, कब ये गौरी गंगा कहलाई। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है? आगे बढ़ जाएं भाई, कोई समस्या यहां तक किसी को? बोलिए एक बार जल्दी से। तो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला साथियों पॉइंट ये है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो नदी है ये भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। ये जो नदी है ये भारत और नेपाल की सीमा का साथियों क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है? तो ये जो नदी है, यह नदी, यह नदी, यह नदी भारत तथा नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। भारत तथा नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी भारत तथा नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है? भारत तथा नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर हो गई बात? तो ये भी क्या पूरी सीमा का निर्धारण करती है? नहीं, कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल का साथियों इससे शेयर होता है और ये उसको डिवाइड करती है। इसलिए आपने देखा है नेपाल के साथ जो हमारी बाउंड्री है, किस प्रकार की बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नेचर क्या है? आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, या फिर किस प्रकार से है? बताइए भाई। ठीक है, बताइए भाई। तो अगर हम बात करेंगे तो उसका नेचर साथियों हमसे पूछा जा रहा है। जैसे अगर हम इंडिया और म्यांमार की बात करेंगे तो कैसी सीमा है इंडिया और म्यांमार के बीच में? तो आपको पता ही है नेचुरल सीमा है। अराकान योमा जो कि हिमालय का ही विस्तार माना जाता है, वहां से वो देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, समझिएगा। इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई, तो देखिए लंबाई में साथियों बड़ा डिस्प्यूट रहता है अलग अलग तरीके से, लेकिन इसकी लंबाई 350 किलोमीटर के आसपास है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये भी याद रखनी है आपको। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी होंगी? ठीक है, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी साथियों होंगी? तो वो हमारी सहायक नदी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक धौली गंगा नदी है। ये वो धौली गंगा नदी नहीं है जो भागीरथी में मिलती है, वो अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एक धौली गंगा नदी, कौन सी नदी? धौली गंगा नदी हो जाती है। ठीक है, वो तो ये सही है कि उत्तराखंड अलग हो गया, वरना तो इतनी सारी नदियां पढ़नी पड़ती हमें कि उनको ढूंढ ढूंढ के भी पता नहीं चल पाता, वहां जाके ही देखना पड़ता कि अच्छा ये नदी है। अगर हम उत्तराखंड भी सम्मिलित होता तब हम यूपीजी के पढ़ रहे होते तो साथियों बड़ा दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो अभी तो देख रहे हैं आप कितनी सारी चीजें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों, एक हो गई रामगढ़ नदी, रामगढ़ नदी, रामगढ़ नदी हो गई। एक कुटी नदी हो गई, कुटी नदी हो गई, कुटी नदी इसकी सहायक नदी है। एक लठिया नदी, ठीक है, लठिया नदी, तो ये सभी इसकी साथियों क्या हो जाती हैं? सहायक नदी हो जाती हैं। ये इसकी क्या हो जाती हैं? सहायक नदी हो जाती हैं। क्लियर है ना भाई? ठीक है, लठिया नदी हो गई। एक चौकिया नदी भी है, चौकिया नदी, चौकिया नदी जो है वो भी इसकी सहायक नदी हो जाती है। तो ये सभी शारदा नदी की सहायक नदी हैं, ध्यान रहे, ये सभी शारदा नदी की जो है सहायक नदियां हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करेंगे साथियों तो इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस नदी पर क्या बना हुआ है? इस नदी पर साथियों एक बांध बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है। ठीक है, डैम, वो डैम कौन सा है? तो वो है पंचेश्वर बांध। कौन सा होगा वो? तो वो हो जाएगा पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध हो जाता है। और ये पंचेश्वर बांध कहां पर है? शारदा नदी पर। कहां पर है? शारदा नदी पर। कहां पर? भारत और नेपाल की सीमा, भारत और
नेपाल की सीमा पर यह बांध हो जाता है, भारत और नेपाल की सीमा पर हो जाएगा, भारत और नेपाल की सीमा पर साथियों ये बांध हमें देखने के लिए मिल जाता है। इस नदी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बिल्कुल ठीक है, इस नदी में साथियों कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही भाई, चल जाएंगी, कोई समस्या नहीं है, एक दो बार उसको रिफ्रेश वगैरह कर लेना, थोड़ा धैर्य रखिए, चल जाएंगी क्लास, है ना, परेशान मत होइए, टेंशन में मत आइए। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, किसी भी साथी को यहां तक कोई समस्या हो एक बार बताओ मुझे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए क्लियर। तो आगे चलते हैं, अगली नदी हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, अगली नदी साथियों हेडिंग लगाते हैं। देखो, अगली नदी जो हमारी होगी वो होगी राप्ती नदी। कौन सी होगी? राप्ती नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी राप्ती नदी। अगर हम राप्ती नदी की बात करेंगे तो समझिएगा, राप्ती नदी को हम एक बार देखते हैं कहां से निकलती है। ठीक है, तो ये साथियों राप्ती नदी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? ये हमारी कौन सी नदी है? राप्ती रिवर। राप्ती रिवर। अगर हम राप्ती नदी की बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अगर हम इसके उद्गम की बात करेंगे तो धौलागिरी, है ना, धौलागिरी जो माउंटेन है। देखो, नदियों को याद करने की कोई ट्रिक वगैरह, कितनी सारी ट्रिक हो सकती है ना, तो ऐसा नहीं है कि खिचड़ी वगैरह नहीं बनेगी भाई, ऐसा मत बोला करिए। लेकिन हाँ, जैसे मुझे भी ये सारी नदियां याद है, सीरियसली याद है। उसका कारण ये है कि बार बार जब हम इन चीजों को बनाते हैं तो ये याद हो जाती है। अब लिखकर पढ़ने की कोशिश किया करो, हर चीज को मतलब एनालिसिस किया करो, थोड़ा उसमें देखा करो, थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम, माइंड मैप टाइप की चीजें कुछ बनाते रहा करो, तो फिर आपका चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है यार, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। इसमें मैं मतलब जो मैं करता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने किया है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये जो नदी है साथियों, इस नदी का उद्गम कहां से होगा? हाँ, मतलब अगर आप लिखकर साथियों पढ़ते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। अब आप सोचते होंगे कि लिखकर सर टाइम ज्यादा लग जाता है, तो टाइम तो भैया लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम ऐसा है कि वो फिर आपका खराब नहीं जाएगा। हाँ, गंगा रिवर सिस्टम में ही राप्ती आती है भाई, ठीक है, लेकिन ये घाघरा नदी में मिलती है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन, ये वही नदियां मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो अगर हम यहां पर उद्गम की बात करेंगे तो ये धौलागिरी, धौलागिरी के निकट, धौलागिरी के निकट, धौलागिरी के निकट रुकुमकोट नामक स्थान से निकलती है। रुकुमकोट नामक स्थान से निकलती है, रुकुमकोट नामक स्थान से निकलती है, धौलागिरी से के निकट रुकुमकोट नामक स्थान से। इसका साथियों क्या होता है? तो अगर हम बात करेंगे ये कहां से निकलेगी, ये निकलेगी साथियों रुकुमकोट। रुकुमकोट कहां पर है? तो नियर धौलागिरी, नियर धौलागिरी। अब ये धौलागिरी जो माउंटेन है, मुझे आप बताइए, धौलागिरी जो माउंटेन है, मुझे आप बताएंगे साथियों कि ये माउंटेन किस मतलब हिमालय की किस रेंज से संबंधित है, किस रेंज से ये संबंधित हो जाता है। अलकनंदा में मिलती है वो धौली गंगा अलग है, ये वाली जो धौली गंगा है वो अलग है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, राइट है या लेफ्ट है मैं इसको डिस्कस करूंगा। प्रतिभा जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैप में सारी नदियां लास्ट में देख लेंगे एक बार, अभी हम सारी नदियों को पढ़ लेते हैं कि कौन सी कहां पर मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, नहीं शिवालिक का कैसे हो जाएगा भाई? धौलाधर जो है वो मिडिल हिमालय का पार्ट होगा, धौलाधर, है ना, धौलाधर मिडिल हिमालय का। और धौलागिरी जो है साथियों वो शायद ग्रेटर हिमालय में नहीं आता क्या? ग्रेटर हिमालय में नहीं आता क्या?
नेपाल में अन्नपूर्णा हो गई, धौलागिरी हो गई, है ना, मंसालू हो गई, गणेश चोटी हो गई, ये किस हिमालय का हिस्सा है? चलिए, बृहद हिमालय में ही आता है भाई, है ना। अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिएगा, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है साथियों, अब देखिए कई कई जगह तो इसकी लंबाई जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 650 और कई कई जगह लिखी हुई है 640। तो हमें साथियों 640 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या हो जाती है लंबाई। कई कई जगह 650 भी लिखी हुई है, तो यहां पर ग्रेटर में ही आएगा भाई, ठीक है। देखिए हिमालय के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, पर जितना पता है उतना ठीक पता है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी चोटियां बृहद हिमालय में आती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धौलाधर मध्य हिमालय में आती है, यानी कि लेसर हिमालय में आती है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां, तो एक रोहिणी नदी है। कौन सी नदी है? एक रोहिणी नदी है, ठीक है। रोहिणी एक नदी है साथियों, रोहिणी नदी, तो रोहिणी इसकी सहायक नदी है, रोहिणी नदी, ठीक है। एक बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक नदी इसकी सहायक नदी हो जाती है राप्ती नदी की। बूढ़ी गंडक जो नदी है वो राप्ती नदी की साथियों सहायक नदी हो जाती है। अगर हम बात करेंगे तो समझिए, ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये जो नदी है साथियों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो समझिएगा, ये गोरखपुर, इस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। इस नदी को, इस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। इस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। इस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है, ठीक है। गोरखपुर का शोक कहा जाता है, यानी कि ये जो नदी है साथियों, उसको हम सौरो ऑफ गोरखपुर के नाम से जानते हैं। गोरखपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो नदी है, ये जो नदी है साथियों, ये हमारी कहां से, तो इस नदी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगली नदी पर चलते हैं, अगली नदी को हेडिंग लगाते हैं। सर ये नदी मेरी तरफ है, अरे बहुत सुंदर भाई, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। शोक का मतलब देखो, जो गोरखपुर का शोक इसलिए कहते हैं इसको कि ये नदी साथियों बाढ़ लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है। और जो नदियां बाढ़ लेकर आएंगी उनको हम क्या कहेंगे? शोक कहेंगे। शोक उनको कहा जाएगा, क्योंकि वो जन धन की हानि करती हैं। क्या करती हैं? वो जन धन की हानि करती हैं। ओल्ड गंडक भी कह सकते हैं भाई राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो वो कोसी नदी है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। होआंग हो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। इसलिए इसको भी हम शोक कहेंगे। शोक मतलब दुख, ठीक है, पीड़ा, दर्द। जैसे मैं कुछ लोगों को भी देख पा रहा हूं, वो बेचारे दर्द से गुजर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में, ये वाला जो मतलब सेंटेंस है मुझे बड़ा प्यारा लगता है और ये अच्छा भी है भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हमारा हो जाएगा कौन सा? वो हमारा हो जाएगा हिंडन नदी। हिंडन नदी कौन सा होगा? हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन रिवर, ठीक है, हिंडन रिवर। अगर हम हिंडन रिवर की बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है। देखिए दुख तो है ही भाई, है ना, दुख तो है ही। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा भी जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बेचारे के ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ और पैर चले जाते हैं पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से जो है ना डिसएबिलिटी की स्थिति बनती है। कैसे वो आंसर लिख पाए होंगे? और आंसर लिखे, सेलेक्ट हुए, यूपीएससी में ठीक ठाक रैंक भी आई। समझ रहे हैं ना? तो अब सोचिए, वो भी यही सोच सकते थे कि यार मैं क्या करूं, कैसे, मैं तो चल भी नहीं पा रहा यहां से वहां तक,
तो समस्याएं तो हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं में से जीवन को निकालना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई। इसीलिए हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। देखिए सभी को नाम पता है। तो अगर मान लीजिए जब वो व्यक्ति साथियों इतनी सारी समस्याओं से अगर जूझ के आगे जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डिमोटिवेट होना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं भाई? ये बात क्या सही नहीं है? सीरियसली, मतलब कोई झूठी कहानी, गुब्बारे में हवा भरने का काम तो मैंने नहीं किया। जीता जागता प्रमाण है। अगर वो व्यक्ति कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। और यूपीएससी में ध्यान रखना, बहुत आरक्षण नहीं मिलता, बहुत ज्यादा साथियों दिक्कतें नहीं होती वहां पर। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा आरक्षण मिलता है। आप कभी भी लिस्ट उठा के देख लेना, नंबर अगर टॉप हैं तभी आप सेलेक्ट होंगे। तो फिर मतलब ठीक है, इतना नहीं सोचा जाता, बस किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम तो आप अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि मतलब कम से कम हाथ पैर तो चल ही रहे, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, उन्हीं में करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, ओरिजिन, इस नदी का ओरिजिन, उद्गम, ठीक है, सहारनपुर से, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी में स्थित, सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी में स्थित, शिवालिक पहाड़ी में स्थित, शिवालिक पहाड़ी में स्थित शाकंभरी देवी, शाकंभरी पहाड़ी से निकलती है, शाकंभरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, शाकंभरी पहाड़ी से निकलती है। इसका जो ओरिजिन है वो किससे होता है? शाकंभरी पहाड़ी से। कहां पर है? शिवालिक में है। कौन से जिले में? सहारनपुर में। शाकंभरी का मेला कहां पर लगता है? सहारनपुर में लगता है। कहां पर लगता है? शाकंभरी देवी का जो मेला है वो साथियों हमारा कहां पर लगता है? तो वो हमारा लगता है कहां पर? ठीक है, सहारनपुर में। तो वहां से ये नदी निकलती है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा ये नदी, इसका मुहाना कहां पर है, मुख कहां पर है? तो अगर इसके मुख की बात होगी, इसके मुख की बात करेंगे, इसके माउथ की बात करेंगे साथियों, तो वो हमारा कहां होगा? यमुना नदी में। यमुना नदी में ये नदी मिल जाती है, यमुना रिवर में। सर किस जिले में मिल जाती है ये यमुना नदी में? तो ये गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में ये यमुना नदी में मिल जाती है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, या फिर मैं ये कहूं नोएडा में ये नदी मिल जाती है, यमुना नदी में। ठीक है, हिंडन नदी की बात हो रही है। किस नदी की बात हो रही है? हिंडन नदी की बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो वो समझिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों समझिएगा, ये नदी किन जिलों से प्रवाहित होती है? ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। किन जिलों से, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो साथियों हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए किसी भी किताब में को जब आप खोल के देखेंगे तो इतनी सारी चीजें नहीं लिखी, उसमें लिखे हैं कुछ पॉइंट कम लिखे हैं, कुछ पॉइंट ज्यादा लिखे हैं, बिल्कुल सीधे। तो यहां पर सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, जितने संभव हो सकते हैं। तो जिलों की अगर हम बात करेंगे तो सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर से तो निकलती है बागपत, बागपत, बागपत के बाद मेरठ, बागपत के बाद क्या आ जाएगी? मेरठ में आ जाएगी। ठीक है, कहां आ जाएगी? मेरठ में आ जाएगी। उसके बाद नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, गाजियाबाद, शामली, शामली आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इतने जिलों में साथियों ये क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। क्लियर? शाकंभरी देवी पहाड़ी मैंने लिखी है भाई, शाकंभरी देवी पहाड़ी मैंने लिखी है। ठीक है,
ये हमारे जिले हैं साथियों। कौन से जिले हैं? तो ये हमारे जिले हो जाते हैं। ये मैंने लिखी है शाकंभरी पहाड़ी। शाकंभरी पहाड़ी, शाकंभरी देवी का मंदिर है साथियों, ठीक है ना। शाकंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर में है, वहां पर मेला लगता है। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि शाकंभरी देवी का जो मेला है साथियों वो कहां पर लगता है, ठीक है। ये भी बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी हिंडन नदी, ये थी हमारी हिंडन नदी। कौन सी नदी थी ये? हिंडन नदी हमारी हो जाती है। अब आते हैं अगली नदी पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है यमुना नदी, जिसके बारे में आपने ठीक ठाक पढ़ ही लिया होगा भाई, है ना। तो यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी की बात होगी, समझिएगा इस नदी को, ठीक है। तो यमुना नदी की साथियों बात कर लेते हैं, समझते हैं इसको। यमुना रिवर, यमुना रिवर, ठीक है। अगर हम यमुना नदी की बात करेंगे तो इसके अदर नेम क्या है? अदर नेम यानी कि इसके अन्य नाम, इसके साथियों अन्य नाम क्या हो जाएंगे? किन नामों से इसको पुकारा जाता है? देखिए यमुना जो नदी है साथियों, अगर हम बात करेंगे यहां पर, हिंडन की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कोई बता दो अभी कितना लिखे हैं सर? देखो भैया, है ना, गंडक परियोजना की बात करी थी, उसके बाद शारदा नदी की बात करी थी, उसके बाद इसके बारे में 2-3 पॉइंट ये लिखे थे, उसके बाद राप्ती नदी की बात करी थी, ठीक है, उसके बाद हिंडन नदी की बात करी, अब हम यमुना नदी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे साथियों, है ना, यहां पर देखिए हर नदी की लंबाई जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, निश्चिंत रहिए, हर नदी की लंबाई जरूरी नहीं है। और लंबाई आपसे पूछेगा भी नहीं, इतना डिस्प्यूट लंबाई को लेकर रहे इन नदियों का, क्योंकि ये नदी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लंबाई इनकी लिखी हुई है, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, पर कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपका पॉइंट्स गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। अन्य नाम की जब बात करेंगे तो कालिंदी, कालिंदी इसको कहा जाता है, कालिंदी, ठीक है, कालिंदी इसको कहा जाता है, कालिंदजा इसको कहा जाता है, कालिंदजा, है ना। ये किस पर्वत से निकलती है? तो कालिंद पर्वत के निकट से निकलती है। कहां से निकलती है? ये उत्तराखंड में एक पर्वत है कालिंद पर्वत, उसी पर्वत के निकट से निकलती है, ठीक है। वहीं इसका नाम साथियों कालिंदजा पड़ जाता है। अगर हम बात करेंगे, हाँ, इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप पूछा जाता है, लेकिन यह सवाल ज्योग्राफी में बनता है, यूपी में यह सवाल नहीं बनता, ठीक है। यूपी में यह सवाल नहीं बनता कि इनका जो है, कोई बात नहीं भैया, है ना, परेशान मत होइए। देखिए इधर आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला हमारा होगा इसका उद्गम। अगला क्या होगा? इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम, इसका ओरिजिन कहां से होता है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो है साथियों, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, बंदरपूंछ श्रेणी के, बंदरपूंछ श्रेणी के, बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल, बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल यानी कि वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न स्लोप, पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी ढाल पर स्थित, स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी जो है साथियों वो निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी का उद्गम होता है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों समझिएगा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा साथियों इसका मोहाना, ठीक है। इसका मोहाना कहां पर होगा? इसका मुख जो है वो साथियों हमारा कहां पर होगा, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। चिंता मत करिए, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, है ना, साथ के साथ कराएंगे। मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा उस पेपर की वजह से मैं थोड़ा सा उधर मतलब बिजी था, लेकिन अब फ्री हैं तो एमसीक्यू कराएंगे और सारी चीजें होंगी, निश्चिंत रहिए। पहले जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतने में खुश रहना सीखो, फिर देखिए, है ना, कैसे चीजें आसान होती चली जाती हैं। आगे चलते हैं। इसका मोहाना, तो आपको पता है इसका मोहाना साथियों कहां पर है? गंगा नदी में इसका मोहाना है, गंगा नदी में इसका मोहाना हो जाएगा।
और ये गंगा नदी में कहां मिलती है? प्रयागराज के निकट मिलती है। कहां पर मिलती है? प्रयागराज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज के निकट साथियों ये जो नदी है वो कहां पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, तो समझिएगा, ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर, यमुना नदी, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड से निकलकर, निकलकर डाक पाथर नामक स्थान पर, डाक पाथर, डाक पाथर नामक स्थान पर, नामक स्थान पर, स्थान पर, ठीक है, डाक पाथर नामक स्थान पर मैदानों में प्रवाहित होती है। मैदानों में प्रवाहित होती है। मैदानों में प्रवाहित होती है। मुझे ये बताइए गंगा नदी मैदानों में कहां पर बहती है? गंगा नदी मैदानों में कहां पर बहती है? ठीक है, गंगा नदी साथियों मैदानों में कहां पर बहती है बताइए। सरस्वती रिवर का नहीं पढ़ना है क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी नदी है। ठीक है भाई, बिल्कुल हरिद्वार में बहती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये नदी जो है डाक पाथर नामक स्थान पर बहती है मैदानों में। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ये नदी, ये नदी सहारनपुर, सहारनपुर से, सहारनपुर से, सहारनपुर से मैदानों में प्रवेश, सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, सहारनपुर से साथियों ये किस में प्रवेश करती है? यूपी में इसकी एंट्री होती है। काली पर्वत लिखा हुआ है, कहां पर है भाई? ठीक है, आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? आज समस्या क्या आ रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं एक्चुअल में आज हुआ क्या है। क्लास या तो पीछे चल रही है, फिर मतलब कुछ इस टाइप की चीजें हैं। बफरिंग हो रही है क्या? सबके में बफरिंग हो रही है? एक बार बताइएगा कमेंट करके जल्दी से, क्या चीजें जो बताई जा रही हैं वो एकदम नॉर्मल है या थोड़ा सा मतलब दिक्कत है? संख्या भी आप लोगों की काफी कम है। ठीक है, और मतलब हताशा, निराशा, वही सारी चीजें हमें दिख रही हैं। सब सही है। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। तो ये कहां से प्रवेश करती है साथियों? तो ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सवाल भी पूछ सकता है कि सहारनपुर के किस ग्राम से जो है साथियों ये यूपी में प्रवेश करती है? तो सहारनपुर का गांव जो है, मैं यही लिख देता हूं कि जो गांव है साथियों वो है फैजाबाद ग्राम। फैजाबाद ग्राम। ठीक है, कौन सा गांव है? फैजाबाद ग्राम से ये साथियों प्रवेश करती है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर का जो फैजाबाद गांव है वहां से साथियों ये, ठीक है, ये प्रवेश करती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, सवाल ये आएगा कि ये जो नदी है, ठीक है, ये जो नदी है साथियों ये कितने जिलों में कितने राज्यों में बहती है? ठीक है, ये कितने राज्यों में साथियों ये प्रवाहित होती है? तो अगर राज्यों की बात करेंगे, राज्यों की अगर हम बात करेंगे साथियों, राज्य, ठीक है, तो अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड से तो निकलती ही है। उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा और यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों में साथियों ये प्रवाहित होती है। क्लियर हुई बात? इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है साथियों उसको क्या कहा जाता है? कितनी लंबाई है? लेंथ है इसकी 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब देखिए ये जो नदी है, ये जो नदी है ना, ये जो नदी है साथियों, हाँ नहीं मतलब राज्य में
दिल्ली भी आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, केंद्र शासित प्रदेश में आएगा, पर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं दिल्ली। दिल्ली जो है वो एक यूटी है, ठीक है, यूटी है, ठीक है भैया, क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो समझिएगा, अगर हम अगले पॉइंट पर साथियों बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो नदी है अत्यधिक प्रदूषित नदी है, अत्यधिक प्रदूषित नदी है, अत्यधिक प्रदूषित नदी है ना। कैसी नदी है? अत्यधिक प्रदूषित, यानी कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ये हो जाती है, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है ये, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड साथियों ये रिवर है। और अगर हम इसके पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये इतनी पॉल्यूटेड है कि इसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? इसको जैविक आपदा इसको घोषित किया गया है, यानी कि बायोलॉजिकल डिजास्टर इसको साथियों क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है, बायोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है, इसको घोषित कर दिया गया है। यह भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एक सवाल आप मुझे बताइए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश भी होगा भाई इसमें, है ना, हिमाचल प्रदेश में भी ये बहती है, मैं मैप पर आपको इस चीज को दिखा दूंगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है उसमें भी ये प्रवाहित होती है, लेकिन सबसे कम प्रवाह इसका हिमाचल प्रदेश के हिस्से में होता है, ठीक है। चलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जैविक आपदा, मुझे ये बताइए कि ये जो नदी है, इस नदी में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है ना। इस नदी में साथियों, इस रिवर में, इस नदी में, यानी कि इस रिवर में, ठीक है, नदी में कौन सा साथियों नेशनल 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 वाटरवे, नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। और वो साथियों कहां से कहां तक है? प्रयागराज से, प्रयागराज से वो है हमारा कहां तक? दिल्ली तक। कहां तक है? दिल्ली तक है। बोलिए भाई कौन सा होगा? ठीक है, बताइए भाई क्या होगा? नहीं, हल्दिया कहां से आ जाएगा भाई? यमुना नदी तो प्रयागराज पर जाकर मिल जाती है गंगा नदी से, तो हल्दिया तो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। प्रयागराज से दिल्ली, प्रयागराज से दिल्ली, ठीक है। देखिए आपको शायद पता नहीं है पर कोई बात नहीं, देखिए अगर हम बात करेंगे साथियों तो वो हमारा होगा नेशनल नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1110, ठीक है। तो वो साथियों जो है हमारा, वो इसमें क्या कर दिया गया है? उसको अनाउंस किया गया है। प्रयागराज से हल्दिया तक वो हमारा गंगा नदी में होगा। ये हमारा साथियों कहां है? तो ये हमारा दिल्ली तक है। 110 राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 110, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 110, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 110 जो है वो साथियों हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। वाटरवे 2 भी नहीं है, ठीक है, 2 भी नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है अगले पॉइंट पर, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली जो है वो यूटी है, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिएगा, है ना, समझना हमें यह है कि ये जो नदी है, ठीक है, इस नदी पर मथुरा में, इस नदी पर मथुरा में, मथुरा अर्थात गोकुल में, ठीक है, गोकुल में एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम क्या है? गोकुल बैराज। क्या नाम है इसका? तो गोकुल बैराज इसका नाम हो जाता है, ठीक है। अगर हम इस गोकुल बैराज की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पेयजल परियोजना है। कैसी परियोजना है? पेयजल परियोजना हो जाती है, यानी कि ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट होगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट होगा? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हो जाएगा। और ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है साथियों, अगर हम बात करेंगे आगरा, ठीक है, आगरा, मथुरा, मथुरा, ठीक है, मथुरा, गोवर्धन यानी कि गोकुल, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों को यह क्या करता है? लाभान्वित करता है,
पीने के पानी को लेकर। ये यमुना नदी में ही डिक्लेयर्ड हुआ है, बिल्कुल भाई, ये यमुना नदी में ही डिक्लेयर्ड हुआ है, ठीक है, ये यमुना नदी में ही डिक्लेयर्ड किया गया है इसको। 110 जलमार्ग क्रमांक। देखिए यमुना नदी में आपको भी पता है इतना व्यापार तो नहीं ही होता है ना, जो इतना व्यापार, इतने जहाज वहां कहां देखने के लिए मिलते, इतना शिप वहां कहां देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह है कि घोषित किया गया है तो किया गया है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रदूषित नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको जैविक आपदा, इसलिए उस दिन मैं कह रहा था ना कि जो दामोदर नदी है वो क्या है, जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट जो है वो दामोदर नदी है, जो हमारी हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। मैं ये बोल रहा था इस नदी पर मथुरा और गोकुल में, मथुरा में ही आता है गोकुल, ठीक है, गोकुल में एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है गोकुल बैराज। बैराज का मतलब है जैसे नदी जा रही है, उस नदी पर गेट लगा दिया, गेट लगा दिया, अब उस गेट लगाने के बाद पानी स्टोर होगा, तो उस पानी का प्रयोग जगह जगह करने के लिए, जगह जगह करने के लिए उसको साथियों हमने क्या बोला है, गोकुल बैराज। एक पेयजल परियोजना है, पीने के पानी की यह परियोजना हो जाती है, ठीक है। इन जिलों को या इन क्षेत्रों को इससे क्या होता है, लाभ होता है। क्लियर हो गई बात भाई, ठीक है। छोटा डैम का मतलब बैराज, हाँ ऐसे कह सकते हैं भाई, छोटे डैम का मतलब बैराज होता है, बिल्कुल। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक किसी को, आगे चलें। कितने पॉइंट अगर आपको पता होंगे ना किसी नदी के बारे में, 5-7 पॉइंट तो अपने आप ही पता चल जाएंगे, फिर चिंता मत करिए, ठीक है। इतने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, 2-4 पॉइंट जो मिलते हैं एमसीक्यू वगैरह से मिलेंगे, ऐड कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है ना। नोट्स जो है हम ये कोशिश करते हैं एक ही बार में पूरे व्यवस्थित बन जाए, कुछ छिटपुट जो चीजें हैं उसमें रहेंगी रहेंगी। अब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको ऐड करते चलें, और जब हम ऐड करेंगे साथियों, इसको खोलेंगे पन्ने को, जब ऐड करने के लिए खोलेंगे याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है साथियों वो समझिएगा, वो होगा इस नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। इस नदी के किनारे कौन कौन से नगर साथियों बसे हुए हैं, सिटी कौन से हैं, तो देखिए आगरा हो जाएगा, आगरा, आगरा है, दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली क्योंकि अब राजधानी है तो राजधानी के तौर पर देखेंगे तो नगर ही होगा, है ना भाई, ठीक है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करेंगे तो समझिए अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, फिरोजपुर, फिरोजपुर हरियाणा में है, फिरोजपुर हो जाएगा, ठीक है। मथुरा हो जाएगा, मथुरा, वृंदावन हो जाएगा, वृंदावन, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन हो जाता है। तो ये इस नदी के किनारे बसे हुए, प्रयागराज तो कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये प्रयागराज में साथियों यहां पर कहां पर मिल जाती है, तो ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो प्रयागराज कहा जा सकता है ना। इटावा जो है, इटावा जिले में ये बहती है, ना कि साथियों इटावा जो नगर है वो इसके किनारे बसा हुआ है, जिला इटावा है। यमुना नदी जो है साथियों, ठीक है, वो कितने जिलों से बहती है उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी, यमुना नदी यूपी में, यूपी में 19 जिलों से प्रवाहित होती है, 19 जिलों से प्रवाहित होती है, यूपी में 19 जिलों से प्रवाहित होती है, ये बात ध्यान रखना। गंगा नदी कितने से हो रही थी, 28 जिलों से हो रही थी, ठीक है। 19 के नाम भी बता दिए जाएंगे आपको, निश्चिंत रहिए। 20 या 19 में, वैसे 19 इसका सही आंसर है, कई जगह 20 लिखा हुआ है, लिखवा देंगे, निश्चिंत रहें एकदम, ठीक है। बिल्कुल भाई, चित्रकूट में भी बहती है। आगे अगर हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है इस नदी का, गंगा और यमुना नदी मिलकर, गंगा और यमुना नदी मिलकर गंगा यमुना का दोआब बनाती हैं, गंगा यमुना का दो आब बनाती हैं, गंगा यमुना का दो आब बनाती हैं, ठीक है। गंगा यमुना का क्या बनाती हैं, दो आब साथियों बनाती हैं, और यही जो दो आब है वो अत्यधिक उपजाऊ है, यही जो दो आब है वो अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। यही जो दो आब है साथियों ये अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है। क्लियर। अभिषेक प्रजापति जी एक बार इसको देख लेंगे, 20 या है 19 है, ठीक है, मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। क्लियर। तो अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है भाई, है ना, इसलिए जो गंगा यमुना के दोआब के बीच में रह रहा है ना,
बस वो बिल्कुल सुरक्षित जगह पे है, ना तो वहां भूकंप आएगा ना वहां बाढ़ आएगी, और खेती सबसे ज्यादा होगी। इसलिए गंगा यमुना के दोआब में जमीन के रेट बहुत हाई होते हैं भाई, उसका रीजन ही ये है। ठीक है, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? शहर, मथुरा आप जाते हैं तो मथुरा के किनारे, मथुरा से ही गंगा नदी बह रही है, वो यमुना नदी सॉरी। ठीक है, और जैसे आप दिल्ली में गए तो दिल्ली के अंदर जो है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए, इतने सारे पॉइंट थे। इसके आगे की नदियां जो होंगी, यहां तक पहले तो कोई समस्या किसी को हो तो बताइए भाई, आपको चीजें समझ में तो आ रही है ना? आपको कुछ नया मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है, देखिए मैं सारी चीजें लिखकर ही साथियों प्रोवाइड कराता हूं, है ना, ताकि कम से कम आप लिखेंगे एक बार अपने हाथ से, फिर रिवाइज करेंगे, एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो वो है, ठीक है, ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। मेरे गांव से 500 मीटर दूर पर ही है गंगा जी। अरे बहुत बढ़िया बात है। फिर आशीष कुशवाहा, रोज डुबकी लगाओ, सुबह ही गए 4-5 बजे और एकदम नहा के आ गए, बहुत सुंदर। यमुना नदी मेरे गांव से होकर निकलती है। अरे वाह, देखिए, पता नहीं सर जी, एकता तिवारी आज उदास हैं वो काफी, कोई बात नहीं है ना, हर समय खुश रहना भी तो अच्छा नहीं है भाई, कभी कभी उदासी भी ठीक है, ताकि नजर ना लगे, उन चीजों से भी तो बचना है। पूरा सब बैलेंस करके रखना है एकदम, चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, तो कल बात करते हैं इसके बाद। और देखिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ये दिन भी आपको याद रहेंगे साथियों कि ऐसे भी मतलब चीजें हमने देखी है ना। पहली वाली स्लाइड लगा देते हैं भाई, ठीक है, पहली वाली स्लाइड जो है वो लगा देते हैं, ये है पहली वाली स्लाइड। रोज डुबकी लगाओ, पाप मुक्त हो जाओ। अरे वाह मतलब ये कंसेप्ट तो नया ही होगा भाई। चलिए ठीक है, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और है ना, परेशान मत होइए, मैं 10 मिनट आपको पहले फ्री कर रहा हूँ, एकदम एंजॉय करिए, मुंह पे पानी मारिए, चाय पीजिए और एकदम बिंदास रहिए। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो सब चलता रहेगा भाई। अब देखिए यार, अगर मैं भी आपसे कहूँ हाय अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, तो सुबह से लिखते लिखते उंगलियों में गड्ढे पड़ गए हैं। यही गड्ढे आपको पेपर जब आप देकर आएंगे ना, तो फिर आपको महसूस होगा कि बिल्कुल हम ठीक लिख पा रहे हैं। ठीक है, एक मतलब एक इंटरव्यू में देख रहा था, पुराना कोई इंटरव्यू था कि पर डे 3 कॉपियां लिखते थे, 3 पेपर लिखते थे, 3 पेपर का मतलब 9 घंटे। उंगलियां, अंगूठे जो है साथियों वो सूज जाते थे, है ना। तो अब जब पेपर दिया तो फिर वो चीज नॉर्मल हो गई, क्या दिक्कत है? मत परेशान होइए प्लीज, बिंदास रहिए एकदम। ठीक है, तो कल आपसे मुलाकात होगी, कल ये नदी वाला टॉपिक कल खत्म कर लेंगे, है ना, और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।